हेलो दोस्तों। आज हम आप सभी जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है दक्षिण भारत की चित्रकला। ठीक है, वो है आपकी दक्षिण भारत की चित्रकला। इसका जो समय अवधि है वो है 16वीं से लेकर 19वीं, यानी कि 1600 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसके विषय में। देखिए, पहले हम देखेंगे जो है दक्षिण कला की पूर्व पीठिका या पूर्व भूमिका भी इसी को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। दक्षिण में विजयनगर के राजाओं के साथ समकालीन बहमनी सुल्तानों का शासन चल रहा था। किसका? तो बहमनी सुल्तानों का शासन चल रहा था। इनका क्षेत्र उत्तर दक्षिण में नर्मदा से लेकर तुंगभद्रा नदी में से गिरा था। यानी कि यहाँ की जो नदियाँ थी उत्तर दक्षिण में नर्मदा से लेकर तुंगभद्रा की नदियों से घिरा था। ठीक है, आगे देखिए। 14वीं से 16वीं सदी, ध्यान दीजिएगा, 14वीं से 16वीं सदी के रूप में स्थापित हुआ था। तो वो क्या है उसको देखिए। देखिए, हम यहाँ पर सभी को एक साथ फ्रेम किए हुए हैं जिससे आपको कोई समस्या ना हो। तो देखिए, जो बीजापुर है, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह शासक थे 1489 ईस्वी में। फिर अहमदनगर के मलिक अहमद थे 1490 में। फिर उसके बाद गोलकुंडा के शासक थे 1512 ईस्वी में, जिनका नाम था कुली कुतुब शाह। क्या नाम था? कुली कुतुब शाह। इसके बाद है हैदराबाद के मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी, जिनका शासनकाल था 1720 ईस्वी। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए। देखो, इन राज्यों में केवल 3, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर ही प्रमुख है। ठीक है, इनमें जो है कितने? तो इनमें जो है केवल 3 प्रमुख है। कौन कौन सा? तो देखिए, इन राज्यों में केवल 3, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की महत्वपूर्ण है, नगर की महत्वपूर्ण है, क्योंकि विरार और बीदर, कौन सा? विरार और बीदर को क्रमशः अहमदनगर और बीजापुर में अपनी राजनीतिक सीमाओं में मिला लिया गया था। देखिए, पहले तो 5 थे, लेकिन जो विरार और बीदर है, इसको जो है अहमदनगर और बीजापुर में मिला लिया गया था। ठीक है, आगे देखिए। 1823 ईस्वी के बाद, कब? 1823 ईस्वी के बाद चित्रशालाएँ खुली। जिनमें चित्रशालाएँ कहाँ कहाँ खुली? हैदराबाद, पुणे, कुडप्पा, कुरनूल, शेरपुर। 1823 के बाद दक्षिण में चित्रशालाएँ हैदराबाद, पुणे, कुडप्पा, कुरनूल, शेरपुर में स्थापित हुई। आगे देखिए। हरमन गोएट्स, ठीक है, हरमन गेट्स, कहीं कहीं आपको गोएट्स मिलेंगे। तो हरमन गेट्स ने दक्षिण कला को मुग़ल कला से भिन्न बताया। इन्होंने कहा कि जो दक्षिण की कला है वो मुग़ल कला से भिन्न है। यहाँ ताकतवर हाथी जलधारा के पास चित्रित है, जो 1600 ईस्वी की है। तो जानते हो, इन्होंने कहा कि मुग़ल कला से एकदम भिन्न है दक्षिण कला, और यहाँ पर एक ताकतवर हाथी जलधारा के पास चित्रित है, जो 1600 ईस्वी की है। फिर 1563 में मांडू पर मुग़लों के अधिकार के कारण मांडो के कलाकार दक्षिण केंद्रों पर आ गए। कहाँ आ गए? तो वो जो है दक्षिण केंद्रों पर आ गए। आगे अब देखिए बीजापुर की चित्रकला। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बीजापुर की चित्रकला में क्या है उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, बीजापुर की चित्रकला में बीजापुर आदिल शाही, कौन सा? आदिल शाही
वंश था और यहाँ के जो राजा थे वो बहुत कला प्रेमी थे। ठीक, बीजापुर का आदिल शाही वंश कला का बहुत बड़ा प्रेमी था। इस आदिल शाह, ठीक है, इस आदिल शाही सल्तनत के उत्तराधिकारी जो थे वो थे सुल्तान यूसुफ आदिल शाह। इनका पूरा समय काल जो था 1490 से 1510। एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे। इन्होंने ईरान और तुर्की के प्रसिद्ध लेखकों और कलाकारों को अपने राज्य में आमंत्रित किया था। तो किसको किसको किया था? आमंत्रित लेखकों और कलाकारों को अपने राज्य में आमंत्रित किया था। ठीक है, आगे देखिए। उसके उत्तराधिकारी पुत्र जिसका नाम था इस्माइल आदिल शाह। ठीक, इस्माइल आदिल शाह का जो समय पीरियड है वो 1510 से लेकर 1534 है। कि स्वयं चित्रकार थे। कौन? ये जो आदिल शाह था ये स्वयं चित्रकार था। यहाँ तक ठीक है। अली आदिल शाह 1558 से 80 प्रथम भी कला के महान संरक्षण थे। कौन? ये जो आदिल शाह था प्रथम था, ये भी कला का जो है महान संरक्षण था। उसकी पत्नी, क्या? उसकी पत्नी का नाम था चाँद सुल्ताना। उसकी पत्नी का नाम चाँद सुल्ताना था और चाँद सुल्ताना भी एक कलाकार थी। यहाँ तक ठीक है। आगे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होता है वो मैं नोट्स में कर देता हूँ। तो देखिए नोट्स। अली आदिल शाह प्रथम के भतीजे। कौन? अली आदिल शाह प्रथम के भतीजे इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के राज्य के दौरान बीजापुर कलम का अत्यधिक उन्नत हुआ। बीजापुर कलम मतलब होता है, कलम मतलब शैली होता है। क्या? शैली। ठीक है, कलम मतलब शैली होता है। तो बीजापुर कलम का या बीजापुर शैली का खूब उन्नत हुआ। ये आप चित्र देखिए, ये बीजापुर के जो है आदिल शाह का है। ठीक है, चित्र देखिए, ये चित्र किसका है? तो ये है आदिल शाह। ठीक है, ये आदिल शाह का चित्र है। देख लिए आप। देखिए चित्रों में आप विशेषता देखा कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ धुंधले रंग हैं, यानी कि यहाँ टेम्परा से कलर हुआ है। ठीक है, फूल पत्तियों प्रकृति को कितनी अच्छी दर्शाया गया है। यहाँ पर देखो एक मदिरा पान रखा हुआ है, मदिरा पान का सामान यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर तोता भी है, तलवार लिए हैं। पीछे देखो मस्जिद का रूप दिखाया गया है बैकग्राउंड में। तो ये सब चीज़ें आप नोटिस करते हुए चलिएगा, क्योंकि जब मैं डिटेल बताऊंगा तो ये सब काम आएगा। और हाँ, राजस्थानी में आप कपड़े देख लीजिए यहीं से, यहाँ से आप देखेंगे डाउट क्लियर रहेगा। देखिए जूती है, चुन्नटदार पैजामा है और ये है ऊपर पहनने वाला, हाथ में दुपट्टा है, गले में मोती है और इनकी जो सर पर सुल्तानी नुमा पगड़ी है। तो ये सब विशेषता है। अब देखिए इस काल में बने दो चित्र बहुत मशहूर हैं। कितने चित्र हैं? चित्र 1 और चित्र 2 क्या है जो कि बहुत मशहूर है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं वो मशहूर चित्र। तो देखिए मशहूर चित्र हैं सघन वन में खड़ी स्त्री। क्या? पहला है सघन वन में खड़ी स्त्री, दूसरा है हाथियों की लड़ाई। यही दो चित्र हैं। क्या? यही जो है दो चित्र है जो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए चित्र। यह चित्र भारत इतिहास संशोधन मंडल पुणे और ब्रिटिश संग्रहालय लंदन के साथ साथ प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। तो यानी कि कहाँ कहाँ है? ये आपके तीनों जगह हैं। इतिहास संशोधक मंडल पुणे में है और ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ है? तो ये यहीं तीनों जगह रखा हुआ है। तो यह चित्र इतिहास संशोधक मंडल पुणे, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, प्रिंस ऑफ द वेल्स म्यूजियम मुंबई में रखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो।
देखिए, चित्रकला के साथ साथ आदिल शाह शासकों ने स्थापत्य में भी रुचि दिखाई, जिनका उदाहरण यमुना के तट पर स्थित बीजापुर का विशाल दुर्ग है। कौन सा है? तो ये उदाहरण जो है यमुना के तट पर बीजापुर का विशाल दुर्ग है। इसके साथ साथ जामा मस्जिद, इब्राहिम रोजा, संत मंडल महल, महता महल और गोल गुंबद है। इसके अलावा तो बीजापुर का दुर्ग है ही, इसके साथ साथ जामा मस्जिद, इब्राहिम रोजा, संत मंडल महल, महता महल और गोल गुंबद है। इन विशाल भवनों में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य समन्वय दिखाई देती है। कौन सी? तो इसमें जो है आपको हिंदू मुस्लिम का स्थापत्य दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखिए। सन 1687 में शिवाजी और औरंगजेब के युद्ध में व्यस्त रहने के कारण चित्रकला पर जो है विशेष ध्यान जो है वो नहीं दिया जा सका। क्या? चित्रकला पर विशेष ध्यान जो है वो नहीं दिया जा सका। औरंगजेब ने बीजापुर को परास्त कर आदिल शाह वंश का अंत कर दिया। ठीक है, औरंगजेब ने जो है बीजापुर को हरा दिया, परास्त कर दिया और इस तरह आदिल शाही वंश का अंत कर दिया। यहाँ तक ठीक है। आगे देखो, अब इसके बाद शुरू होता है अहमदनगर। क्या शुरू होता है? अहमदनगर। तो देखिए, अहमदनगर में क्या क्या है वो हम चीज़ें देखते हैं। अहमदनगर के हुसैन निजाम साहब प्रथम ने विजयनगर, पहले देखो कौन था? तो हुसैन निजाम प्रथम यानी साहब प्रथम ने 1553 से 65 तक राज्य किया। इन्होंने विजयनगर राज्य का विनाश करने में इनकी मुख्य भूमिका थी। यानी कि आप जानते हो ये जो विजयनगर साम्राज्य था ना, इसको जो नष्ट किए थे वो यही थे। इन्होंने विजयनगर राज्य को नष्ट कर दिया। ये देखिए, विनाश करने में इनकी मुख्य भूमिका थी। आगे क्या करते हैं? 1565 में निजाम शाह की मृत्यु हो जाने पर उनका पुत्र मुर्तज़ा सिंहासन पर बैठा। देखिए, जब जो है निजाम साहब की जब मृत्यु हो जाती है तो सभी के पिता के बाद पुत्र का अधिकार होता है। तो इस तरह से जो है उसका पुत्र जो था, जिसका नाम था मुर्तज़ा, ने सिंहासन पर बैठा। लेकिन अभी तो मुर्तज़ा छोटा है। तो आगे देखो क्या होता है। देखिए, निजाम शाह की पत्नी गोलकुंडा की देखरेख करती थी। कौन? निजाम शाह की पत्नी जो थी वो गोलकुंडा पर देखरेख करती थी। यानी जो गोलकुंडा शासक था, मुर्तज़ा तो अभी छोटा है, तो देखरेख करती थी। ठीक, जो मुर्तज़ा की माँ थी। कौन? मुर्तज़ा की माँ थी। तो मुर्तज़ा की माँ थी जो गोलकुंडा की देखरेख करती थी, जिसे मुर्तज़ा ने 1569 में कैद कर लिया। किसको कैद कर लिया? अपनी माँ को कैद कर लिया मुर्तज़ा ने। ठीक है, आगे देखो। मुर्तज़ा ने अपने राज्य में अपने पिता की प्रशंसा में तारीख़े हुसैन शाही को चित्रित कराया। किसने? मुर्तज़ा ने अपने पिता की प्रशंसा में तारीख़े हुसैन शाही को चित्रित कराया। यह ग्रंथ मालवा में चित्रित किया गया। इस नियामतनामा का प्रभाव है। इस पर कौन सा प्रभाव है? तो इस पर जो है नियामतनामा का प्रभाव है। ठीक है, जो ईरानी है। क्या? जो इस पर शैली कैसी है? तो इस पर जो ईरानी शैली का प्रभाव है। और यह कहाँ रखा हुआ है? तो देखिए, ये आपका भारत इतिहास संशोधक मंडल पुणे में है। पुणे मतलब मुंबई में है। यहाँ तक ठीक। आगे देखिए, तारीख़े हुसैन शाही, इसमें 12 चित्र हैं। कितने? 12 चित्र हैं और अधिकांश चित्र युद्ध से संबंधित हैं।
किससे संबंधित है? युद्ध से। यहाँ पर कितने चित्र हैं? 12 चित्र हैं। ठीक है, आगे देखो। एक चित्र गोलकोंडा वाली बेगम के विवाह से संबंधित है। इस चित्र में सुनहरा गोलाकार आकाश क्या क्या दिखाया गया है? तो इसमें देखिए सुनहरा गोलाकार आकाश दिखाया गया है, ऊंचा क्षितिज और वृक्ष की निकली पुष्पित टहनियाँ हृदय स्पर्श हैं। कैसी हैं? हृदय स्पर्श हैं। यानी कि सुनहरा गोलाकार आकाश बनाया गया है, क्षितिज बनाया गया है और वृक्षों की निकली हुई पुष्पित टहनियाँ जो हैं हृदय को स्पर्श करती हैं। अब नोट देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है, मुख्य चीज़ मैं नोट्स में देता हूँ जैसा आपको मालूम है। तो देखिए अहमदनगर में 1551 से 1595 के बीच रागमाला से संबंधित चित्र बने जो मुर्तज़ा के छोटे भाई बुरहान द्वितीय के इशारे पर बने थे। देखिए अहमदनगर के बीच जो है रागमाला चित्रित हुआ, तो मुर्तज़ा का एक छोटा भाई था जिसका नाम था बुरहान द्वितीय, इसी के इशारे पर बना था। इसी ने कहा था कि बना दो, तो बन गया था। भाई राजा का बेटा था ही, मुर्तज़ा का भाई था, तो बनेगा ना। देखिए क्योंकि इस दौरान अकबर की सहायता से अहमदनगर का शासक बन गया था। क्योंकि इसी दौरान अकबर, देखिए राजा क्या करते थे ना, वो पूरा राज्य, जैसे मान लो कानपुर है तो कानपुर जीत जाते थे, फिर एक ही राजा है, कहाँ कहाँ रहेगा। तो यहाँ कानपुर के जो राजा हैं ना, उनको कहता है ठीक है तुम राज करो लेकिन मुझको टैक्स दिया करो, और यहाँ का जो राजा, मुख्य राजा मैं ही हूँ, ठीक है, तुम केवल देख रेख करो। तो ऐसे ही होता था। तो यह जो है अकबर की सहायता से अहमदनगर शासक बन गया था। ठीक है, आगे देखो। देखिए परंतु 1601 में अहमदनगर अकबर के आधिपत्य में आ गया, यानी कि अधिकार में आ गया। 1601 में यानी कि अकबर के अधिकार में आ गया, अकबर का इस पर अधिपत्य हो गया। पेशवा मलिक आमेर की सहायता से, ठीक है, बुरहान द्वितीय और मुर्तज़ा द्वितीय का अधिकार रहा। मैंने क्या कहा कि अकबर ने तो मुख्य राजा वही थे, लेकिन देख रेख के लिए बुरहान द्वितीय और मुर्तज़ा द्वितीय को दिए थे का अधिकार रहा। दौलताबाद में एक नवीन किले का निर्माण कराया जो खिरकी को राजधानी बनाया। ठीक, किसको? खिरकी को। ये क्या है आप लोग पहले मुझे बताइए, ये क्या है? तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? चार मीनार इसी को कहते हैं। ठीक है, देखिए चार मीनार है कि नहीं ये भी देख लीजिए पहले। 1 मीनार, 2 मीनार, 3 मीनार, 4 मीनार है ना। ध्यान दीजिए, अभी आगे पढ़ेंगे। देखिए इसके बाद है 1633 ईस्वी में संपूर्ण अहमदनगर राज्य पर मुग़लों का अधिकार हो गया। कब? 1633 में संपूर्ण रूप से मुग़लों का अधिकार हो गया। किस पर हो गया? तो अहमदनगर पर हो गया। अहमदनगर की जो कला शैली है, अहमदनगर की कला शैली बीजापुर गोलकोंडा की सचित्र शैली को विशेष रूप से प्रभावित किया। कैसे किया? सचित्र रूप से प्रभावित किया। अब हम आगे पढ़ेंगे गोलकुंडा। क्या पढ़ेंगे? गोलकुंडा। ठीक है, आगे देखो। जहाँ जहाँ नोट्स है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। 1530 ईस्वी से 1580 के मध्य इब्राहिम कुतुब शाह गोलकुंडा का शासक बना। कहाँ का? गोलकुंडा का शासक बना। उसी के दौरान गोलकुंडा में सर्वप्रथम शासन स्थापित हुआ। विजयनगर के बाद सबसे ज़्यादा लाभ गोलकुंडा को ही हुआ। यानी कि विजयनगर के बाद अगर किसी को लाभ हुआ तो किसे हुआ? गोलकुंडा को ही मिला। क्योंकि विजयनगर से सबसे अधिक कलाकार, दस्तकार यहाँ आए थे। देखिए जब विजयनगर
ध्वस्त हो गया तो वहाँ के कलाकार क्या करेंगे, अपनी निर्वाह करने के लिए कहीं न कहीं जाएंगे। जैसे आज हम लोग गांव से निर्वाह करने के लिए, कमाने के लिए दिल्ली मुंबई जाते हैं, तो ऐसे कलाकार जब वो विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया, आधिपत्य हो गया, तो भी जो है अपना जीवन जीने के लिए इधर उधर जाए थे, तो वो आ गए गोलकुंडा। और जब वहाँ के कलाकार गोलकुंडा में आ गए तो सिंपल सी बात है, यहाँ कलाकारी करेंगे, यहाँ की मान्यताएँ बढ़ेंगी। ठीक है, आगे देखिए। जिन्हें कुतुब शाह ने संरक्षण प्रदान किया था। कुतुब शाह के पुत्र मोहम्मद कुतुब शाही कला और संस्कृत का में सिद्ध था। ठीक है, क्या था, कला और संस्कृत का सिद्धस्थ था या सिद्ध था। कौन, मोहम्मद कुली शाह। यहाँ तक ठीक है, मोहम्मद कुली शाह जो कला और संस्कृत में सिद्ध था। आगे देखिए, नोट्स देख लीजिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली आज मेरा गला चल कम रहा है, तो थोड़ा सा आवाज़ में आपको फ़र्क दिखेगा। देखिए, मछलीपट्टनम गोलकुंडा का प्रसिद्ध बंदरगाह था। क्या था, बंदरगाह था। यहाँ से देश विदेश के लिए व्यापार होता था। व्यापार में जो आय होती थी, ये आय, ये वाला आय है, ठीक है, जो आय होती थी, आय मतलब इनकम, इनकम, ठीक है, जो इनकम होती थी उस धन को जो है बादशाह चित्रकला की उन्नति में खर्च करता था। देखिए, मेरे शब्दों में समझ जाइए कि जो मछलीपट्टनम है वो गोलकुंडा का एक बंदरगाह था। तो जब बंदरगाह है तो यहाँ देश विदेश के लोग आते थे व्यापार करने के लिए। तो यहाँ व्यापार से जो पैसा आता था, वो जो बादशाह थे वो उस पैसे को चित्रकला पर लगाते थे। जितना उनको पैसा मिलता था व्यापार से, वो चित्रकला पर लगाते थे। ठीक, बस यही बात है। आगे देखो, मोहम्मद कुली ने अपनी बेगम भानुमती, क्या, बेगम भानुमती के समान 1859 में हैदराबाद को राजधानी बनाया। किसको, हैदराबाद को उन्होंने राजधानी बनाया। ठीक है, आगे देखो, उसे व्यवस्थित ढंग से बसाया। देखिए, जब पत्नी के लिए बनाए हैं तो अच्छे सी बात है, बढ़िया बनाएंगे, नहीं तो पत्नी उनका बार नोच लेगी ना। तो बस यही है। देखिए, मोहम्मद कुली ने अपनी पत्नी बेगम भानुमती के सम्मान में कब 1859 में हैदराबाद को राजधानी बनाया, उसे व्यवस्थित ढंग से बसाया। और 1591 में, कब, 1591 में हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया। कहाँ, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया, जिसे विजय द्वार, क्या, जिसे विजय द्वार भी कहा जाता है। तो देखिए, चार महल कहाँ है, पहले इसे देख लीजिए, यही है चार मीनार, इसे विजय द्वार भी कहा जाता है। क्या, विजय द्वार भी कहा जाता है, और इसी को चार मीनार, इसी को चार मीनार भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, पहले ये देख लो, ये चित्र कौन है, ये है मैना और नारी। ये है मैना ये है मैना और नारी। ठीक है, पहले चित्र देख लो। देखो, ये हाथ में इसके मैना है ना, देखो हाथ में मैना है और स्वयं ये नारी है। तो ये हो गया मैना और नारी। ठीक है, आगे देखो, देखिए, इसी समय एक चित्र मैना और नारी जो चेस्टर बेटी संग्रहालय में है। तो ये कहाँ है, तो ये चेस्टर बेटी संग्रहालय में ये रखा हुआ है, मैना और नारी चित्र। आगे देखिए, गोलकुंडा की पासवान और नृत्यांगनाएं सुंदर आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। देखिए,
प्रश्न आता है कि पासवान और नृत्यांगनाएं कहाँ से संबंधित हैं, तो आप बता दीजिएगा कि गोलकोंडा से संबंधित है। कहाँ से? गोलकोंडा से संबंधित हैं। कौन संबंधित हैं? तो पासवान और नृत्यांगनाएं गोलकोंडा से संबंधित हैं और ये सुंदर आभूषण पहनने के लिए जानी जाती थी। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, 1590 में चित्रित 5 नृत्यांगना का चित्र जो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। इसके बाद है 1910 से 1920 के मध्य गोलकोंडा में दीवाने हाफिज की सचित्र चित्र थी। कौन थी? सचित्र चित्र थी। और 1610 से लेकर 1610 से लेकर 1626 ईस्वी में गोलकोंडा, कहाँ? गोलकोंडा के सिंहासन पर मोहम्मद कुली का भतीजा मोहम्मद कुतुब शाह, ठीक है, मोहम्मद कुली का भतीजा मोहम्मद कुतुब शाह गद्दी पर बैठा। उसके राज्यकाल में अनेक व्यक्ति चित्र बने। कौन से चित्र? व्यक्ति एवं दरबारी चित्र बने। किसके शासनकाल में? तो वो था कुतुब शाह के शासनकाल में। ठीक, आगे देखो, देखिए, इसके बाद गोलकोंडा की कला परंपरा को अबुल हसन तानाशाह ने किसी तरह निभाया। क्या किया इसने? जो किसी तरह रोध होकर निभाया। 1725 से 48 तक इसने निभाया। और इस समय चित्रित रागमाला, क्या? इस समय चित्रित रागमाला के चित्रों में तेज चमकीले रंगों का प्रयोग किया। मुगल प्रभाव भी चित्रों पर बरकरार है और इस पर जो प्रभाव दिखता है वो मुगल प्रभाव दिखता है। यहाँ तक ठीक। तो क्या हुआ? रागमाला चित्रित करा गया। प्रभाव कौन सा था? मुगल प्रभाव। आगे देखो, तानाशाह के अंतिम वर्ष बड़े कासन से बीते। तो ये कासन नहीं है, ये है बड़े कष्ट से बीते। ठीक है, मैं आज इसे संशोधित कर दूंगा। तो ये कैसे? बड़े कष्ट से बीते, क्योंकि औरंगजेब की सेना ने सन 1688 ईस्वी में गोलकोंडा को घेर लिया। औरंगजेब की सेना ने क्या किया? 1688 में गोलकोंडा को घेरा डाल दिया या उसे घेर लिया। उसके सभी राज्यों को समाप्त करके हैदराबाद में मुगल सूबेदार नियुक्त कर दिया। क्या किया कि गोलकोंडा पर घेरा डाल के जो है वहाँ के राजा को समाप्त कर दिया और जो राज्य था वो हैदराबाद का मुगल सूबेदार वहाँ पर नियुक्त कर दिया और उसका केंद्र बना दिया हैदराबाद। क्या किया? उसका केंद्र बना दिया हैदराबाद। ठीक है, आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे हैदराबाद। क्यों? क्योंकि गोलकोंडा को ख़त्म करके वो औरंगजेब ने हैदराबाद बना दिया। तो बताओ औरंगजेब ने क्या किया? तो औरंगजेब ने जो है ख़त्म कर दिया था ना। आगे देखो, हैदराबाद के शासक आसफ शाह ने 1725 से 1748 तक कलाकारों का आश्रयदाता था। यानी कि इन्होंने दाता था, मतलब इन्होंने कलाकारों को आश्रय दिया। ठीक है, इसके राज्य में औरंगजेब के अत्याचारों से अनेक मुसलमान कलाकार यहाँ आए थे। देखिए, औरंगजेब बहुत ज़्यादा जो है चित्रण तो कराता नहीं था, लेकिन सबको भगा दिया। जब मूर्ति कला और इन सब कलाओं का विरोधी था, तो जब बनवाना बंद कर दिए तो मूर्तिकार इधर उधर भागेंगे, तो वहाँ से जो भगा दिया था। देखो, औरंगजेब के अत्याचारों से अनेक मुसलमान यहाँ आकर बस गए थे। तो हैदराबाद में मुसलमान जो है आकर, मुसलमान वही थे चित्रकार, मुसलमान आकर बस गए थे। ठीक है, आगे देखो, देखिए, आसफ शाह के राज्यपाल में यानी आसफ शाह के राज्यकाल में अनेक चित्रों का निर्माण हुआ। राज्यपाल में अनेक, देखिए पाल नहीं काल है, ठीक है, हम संशोधन कर देंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो ये है काल। बाकी आप इतना पढ़ रहे हैं इतने लेवल के, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, आसफ शाह के राज्यकाल में अनेक चित्रों का निर्माण हुआ, मुख्य रूप से स्त्री आश्रयदाता, उमराव, संतों और रागनी का। किसका? स्त्रियों का हुआ, स्त्रियों का हुआ,
आश्रयदाताओं, उमराव, संतों और रागनियों के चित्र बने। आगे देखो, वृक्षों में आम, कौन कौन सा? वृक्षों में आम, नारियल, चंपा, ताड़। आम, नारियल, चंपा, ताड़ इत्यादि वृक्षों का प्रयोग हुआ। और मोर पंछी का चित्रांकन, कौन सा? मोर पंछी का चित्रांकन प्रमुख है। नोट्स में है ना, तो सिंपल सी बात है, प्रमुख होगा, तो मोर पंछी का चित्रांकन प्रमुख है। इसके बाद आता है आसिफ शाह के पश्चात उसका बेटा नासिर जंग सन 1728 ईस्वी में 2 वर्ष के लिए सिंहासन पर बैठा और वह जो है स्वयं चित्रकार था। क्या था? वो स्वयं चित्रकार था। कौन? नसीर जंग। ठीक है, तो देखिए नसीर जंग 1748 में 2 साल के लिए सिंहासन पर बैठा, वह स्वयं चित्रकार था। ध्यान से सुनिए, 1728 में नासिरुद्दीन 2 साल के लिए राजा बना जो स्वयं चित्रकार था। ठीक, आगे देखो। उसके बाद मुजफ्फर जंग, सलमान जंग और सन 1762 में निजाम अली खान आसिफ शाह द्वितीय शासक बने। 1793 में निजाम ने क्या किया? तो तुझके आसफ़ी नामक, कौन सा? तुझके आसफ़ी नामक ग्रंथ का चित्रण अपनी प्रशंसा में कराया। इसने कहा कि निजाम ने कहा कि देखो भाई, आप लोग मेरी प्रशंसा करो और अच्छा अच्छा चित्रण करो। तो जब राजा बोलेगा तो जो जितना कलाकार अच्छा चित्रण करता था उसको उतना अच्छा पैसे मिलते थे, पदवी मिलती थी। आप लोग मुगल में पढ़ चुके हो। तो इसके बाद निजाम स्वयं चित्रकार था। कौन? ये जो निजाम अली खान है, ये स्वयं चित्रकार था। और एक अन्य वह वक्टल वलम चित्रकार, इसके समय में एक वक्ट वलम चित्रकार का उल्लेख हुआ है। इसके दरबार में निपुण था। निजाम ने इसके चित्रण से प्रसन्न होकर, ये देखो मैं क्या कहा, पैसे देते थे ना, तो प्रसन्न होकर 12,000, ओ माय गॉड, 12,000 वार्षिक आय की जागीर दी थी। 12,000 तो आज भी सैलरी नहीं है, बहुत कम लोगों की है ना। तो तब कब? 1700, यानी कि आज से 2-300 साल पहले जो है ऐसा हुआ था कि 12,000 वार्षिक आय की थी। तो आगे देखिए, आसिफ शाह चतुर्थ, जिसका शासनकाल 1829 से लेकर 57 तक था। आसिफ शाह पंचम 1857 से 61 तक था। यहाँ के समय यहाँ चित्रकला में अनेक मौलिकता खो दी। क्या? अपनी मौलिकता या अपने मौलिकता को यहाँ पर खो दी। कौन खो दी? तो चित्रकला अपनी मौलिकता को खो दी। क्यों खोई? इसका कारण जान लीजिए। क्योंकि यहाँ के चित्रों पर प्रभाव तो मराठा शैली और मीनाकारी का दिखने लगा था। तो अगर प्रभाव कहीं और का दिखेगा तो उसका अस्तित्व तो अपने आप मिट ही जाएगा। अब आगे देखिए, नोट्स है, मतलब इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार हैदराबाद शैली में दरबारी दृश्य, रागमाला, चकाई क्रीड़ा, दूती द्वारा वधू का आगमन का मार्गदर्शक चित्र बनाया गया है। किसका? दरबारी दृश्य, रागमाला, चकाई क्रीड़ा, दूती द्वारा वधू का आगमन का मार्गदर्शक चित्र बनाया गया है। अब आगे हम देख लेते हैं दक्षिण शैली की विशेषताएं, क्योंकि इसके बाद खत्म हो जाएगी। देखिए धरातल कैसा बना है। विशेषताएं आमतौर पर हल्के नीले और पीले रंग से बनी है। क्या? धरातल। ठीक, आगे देखो। अब हम देखते हैं मानव आकृतियाँ। एक चश्म चेहरे, लंबे पतंग जैसे, ठीक है, लंबे पतंग जैसे, मतलब ऐसे बना हुआ था, ऐसे। ठीक है,
स्त्री के आभूषण से युक्त दर्शाया गया है और गले में माला पहनी हुई है। जब हम ऊपर बता रहे थे तो वहीं पर है, ठीक है। पतंग नमक जैसे, ठीक है, दर्शाया गया है जो माला पहनी हुई है। आगे देखो, वेशभूषा कैसा है ये देख लो। तो वेशभूषा में लंबी चोली दुपट्टा है, मैंने दिखाया था ना, था कि नहीं। पुरुष आकृतियों में वेशभूषा घेरेदार जाने, कमरबंद, सरपंच और आभूषण की माला बाजूबंद पर पहने हुए हैं। तो आप जब चित्र देखना है एक एक चीज़ देख लोगे चित्र में कैसे पहना है, तो विशेषता लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब भवन देखो कैसे हैं। भवन आकृतियों में विलासिता कौन सामग्री दर्शाया गया है। क्या विलासिता और कौन सामग्री दर्शाया गया है। जैसे चीनी, फूलदान और कालीन युक्त पर्दे हैं। यहाँ तक ठीक है। पृष्ठभूमि दक्षिण शैली की पृष्ठभूमि जैसे भवन और मुगल शैली जैसी अंकित की गई है। मुगल शैली जैसी पृष्ठभूमि अंकित की गई है। पंछी में मयूर का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। जब पंछी की बात होगी तो आप बता दीजिएगा कि मोर पंछी का जो है सर्वाधिक चित्रण हुआ है, ठीक है। अब हाशिए देख लो, हाशिए कैसे बने हैं। हाशिए सुनहरे रंग से बने हैं। कैसे? सुनहरे रंग से हाशिए बने हैं। और अगर हम बात करते हैं पेड़ में नारियल, ताड़, पुष्पित, चंपा आदि पृष्ठभूमि में है, तो मैंने पीछे ही दिखाया था कि ये सब चित्र हैं ना। अब देखिए, चित्र समस्त चित्रों में संयोजन, परंपरा एवं एक समान ही है। आकाश में रंग बिरंगे बादल अग्रभूमि में पुष्पित किए गए हैं। तो ये रही आपकी विशेषता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे पढ़ेंगे, जो आगे पढ़ेंगे वो है राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी शैली। तो कैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, हम इसमें बहुत अच्छे अच्छे चित्र मेंशन किए हुए हैं। ये देखिए राजस्थान में, और ये राजस्थान का जो सबसे प्रसिद्ध है, ये देखिए कुंभलगढ़। ये क्या है? ये है राजस्थान का कुंभलगढ़। ये है कुंभलगढ़ राजस्थान का, जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी मीनार है। ये अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। देखिए इनकी जो ये है आपकी दीवार, विश्व की दूसरी सबसे लंबी, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में है। तो हम एक एक चीज़ आपको दिखाते हुए चलेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगला वीडियो जो आप पर रहेगी वो रहेगी राजस्थानी चित्रकला, ठीक है। तो आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर, हैव अ गुड डे।